नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर आप विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम सेनापति के मुख्य पदों की व्याख्याओं से संबंधित विचारों की भावों की चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक पद दिखाई दे रहा है, हम इसकी सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। राग न दोषे पौसे पिंगल के लक्षण को बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है, जो ये पद मन को हरस उपजावती है, तजे को रूप रसे जो छंद सरसती है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ विंसती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेना, पति कविता की कविताई बिलसती है। जो ये पद दिया गया है, इस पद में सेनापति के द्वारा श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए श्लिष्ट शैली में अपने भावों को प्रकट किया गया है। यहाँ एक ओर तो कविता के पक्ष में अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरी ओर सविता या सूर्य के पक्ष में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इन दोनों पदों की अलग अलग व्याख्याएं अपनी यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, राग न दोषे पौसे पिंगल के लक्षण को बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। कविता के पक्ष में सबसे पहले इस भावार्थ को देखते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है और यह छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के लक्षणों का निर्वाह करने में सक्षम है। मेरी कविता विद्वानों और कवियों के कंठों में निवास करती है, अर्थात सभी विद्वान और कवि लोग मेरी कविता का मौखिक पाठ कर सकते हैं या उसे कंठस्थ कर सकते हैं। जो ये पद को हरस उपजावती है, तजे को रूप रसे जो छंद बिसरती है। मेरी कविता में गुम्फित पद इसके अर्थ के ज्ञाताओं के मन को आह्लादित करते हैं और इसके छंद इतने सरस हैं कि हृदय में मधुर स्वाद पैदा करने में सक्षम है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताओं विनसती है। मेरी कविता के अक्षर सुंदर हैं तथा वे अपने आप भावाभिव्यक्ति करते हैं। इनके ज्ञान से, अर्थबोध से लोगों की मूर्ख बुद्धि नष्ट हो जाती है। मानो छवि ताकि उद्वत सविता की सेना, पति कवि ताकि कविताई विलसती है। इस तरह मेरी कविता उदय को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह अति शोभायमान प्रकट होती हुई दिखाई देती है। यह तो कविता के अर्थ में था। अब हम इसका सूर्य के अर्थ में भावार्थ करते हैं। सूर्य के अर्थ में कवि पद्माकर कहते हैं, सेनापति कहते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि को नष्ट कर देता है और प्रातःकालीन पीले वर्ण के धुंधलके को मिटाकर उसके पश्चात परिपुष्ट होता है। यह सूर्य सदा बुध तथा शुक्र नक्षत्र के समीप रहता हुआ शोभायमान होता है और अंधकार से ग्रसित सभी प्राणियों के मन को हर्षित करता है। इसकी किरणों का परित्याग कौन कर सकता है, क्योंकि इनसे तो वनस्पतियों में रस का संचार होता है। सूर्य की किरणें अत्यंत स्पष्ट एवं प्रखर रहती हैं और उषा काल में ये सारे जगत को अपने समान अर्थात प्रकाश से युक्त करती है। इससे संसार की जड़ता नष्ट हो जाती है। सूर्योदय
होने पर सभी प्राणियों में चेतनता आ जाती है। मानो सेनापति कवि की कविता की छवि को ध्यान रखकर सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त होता है या शोभा को प्राप्त होता है। इस प्रकार अपन देखते हैं इस पद में श्लिष्ट पद के द्वारा एक ओर तो सूर्य का तो दूसरी ओर कविता का चमत्कारिक वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है और इसमें कवित रस है। दूसरे पद की चर्चा करते हैं। बानिसों सहित सुब्रन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, सुनो महाजन चोरी होती चारी चूरन की, ताते सेनापति कहे तजी बरी ब्याज को, लीजियो बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, बीत किसी धाती में कवितन की राज को। इस पद में कविता को सेनापति अपनी धरोहर के रूप में प्रकट करते हुए अपनी बात को प्रकट करते हैं। सेनापति कहते हैं कि बानिसों सहित सुब्रन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, कि मैंने वित्त के समान अपने कवितों की धरोहर राज्य को सौंपी है। सरस्वती के साथ साथ जहाँ अच्छे वर्ण मुँह में रहते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। संख्या कर लीजिए अलंकार अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। मेरी कविता में अलंकार भी अधिक हैं, आप चाहे तो इन्हें गिन सकते हैं। आप ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कविताओं को अपनी बुद्धि में सदैव स्मरण रखिए। सुनो महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। हे महापुरुषों, सुनिए, आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है, इसलिए मैं बिना लोभ लालच में पड़े अविलंब कविताओं की यह धाती आपको समर्पित करता हूँ। लीजियो बचाई जो चुरावे नहीं कोई सौंपी, बीत की धाती सो कवितन को राज को। इस प्रकार मैं ये कविताओं की धरोहर आपको समर्पित करता हूँ ताकि इनको कोई चोर न ले जा सके और आप इसकी रक्षा कर सके। अगला कविता है। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छुवे दृग छोर छवि पाव तरोना है, नाहिन्ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, सूरति को धरे वशीकरण के टोना है। मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। इस कविता में अपन देखते हैं कि सेनापति ने श्रृंगार वर्णन को आधार बनाया है। इसमें सेनापति ने एक नायिका के नेत्रों का सौंदर्य का चित्रण किया है। करत कलोल सुरुति दीर्घ अमोल तोल, छुवे दृग छोर छवि पावत तरोना है। कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका के नेत्र उसके कानों तक फैले हुए हैं, वे काफ़ी बड़े हैं और मन को मोह लेने की अनोखी अथवा बहुमूल्य क्रीड़ाएं करते रहते हैं। नाहिन्ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। उसके कान का आभूषण जिसे तरुणा कहा गया है, उसके नेत्रों को छूता रहता है और
उससे उसके नेत्रों की शोभा होती है। उस नायिका की आँखों की शोभा या सुंदरता के लिए कोई उपमान दिखाई नहीं देता है। उसकी आँखों की शोभा तो कुछ कुछ चकित चंचल मृग शावक के समान प्रतीत होती है। श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, सूरती को धरे वशीकरण के टोना है। सेनापति कवि कहते हैं कि उस नायिका की श्याम वर्णी आँखें लोगों के ज्ञान व ध्यान को भी हर लेती है। ऐसा लगता है कि मानो वशीकरण जादू ने ही आँखों का रूप धारण कर लिया है। मोहती है करी सैन चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। उसके अपने कटाक्षों से किसी को भी मोहित कर लेते हैं, वे सुख के भंडार हैं। नायक कहता है कि हे प्यारी नायिका, तेरे ये नेत्र तो मेरे मन के लिए खिलौने के समान हैं, अर्थात खिलौने के सदृश ये मेरे मन का रंजन करते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि इस कवित्व में नायिका के नक्श के वर्णन के अंतर्गत नायिका के नेत्रों की सुंदरता का सुंदर श्रृंगार वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग है, कवित्व छंद है। अगला पद देखिए। कालिंदी की धार निराधार है अधर गन, अली के धरत जा निकाई के न लेस है। जीते अहिराज खंडी डारे है शिखंडी घन, इंद्र नील कीर्ति कराई नाही ए सहे। एड़िन लगत सेना हिये के हरस कर, देखत हरत रतिकंत के कलेस है। चिकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। इस पद्यांश में भी सेनापति ने श्रृंगार वर्णन को प्रकट किया है। इसमें कवि नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। कालिंदी की धार निराधार है अधरगन, अली के धरत जा निकाई के न लेस है। कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के बाल अतीव आकर्षक और सुंदर हैं। उसके काले चिकने बाल ऐसे लगते हैं मानो आकाश में यमुना की धारा बिना आधार के नीचे लटकती हुई शोभित हो रही है। भौरे तो उसके बालों की सुंदरता का थोड़ा सा भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जीते अहिराज खंडी डारे है शिखंडी घन, इंद्र नील कीर्ति कराई नहीं ए सहे हैं। उस नायिका के काले बालों ने अपनी कालिमा एवं चिकनाई से शेषनाग को भी जीत लिया है तथा मोर की पूंछ की सुंदरता को भी मात कर दिया है। उसके बाल बादलों एवं नीलमणि की कालिमा से भी अधिक काले हैं। इस प्रकार नीलमणि के यश को भी इन्होंने नहीं सहा है। एडिन लगत सेना हिये के हरस कर, देखत हरत रतिकंत के कलेश है। एडियो को छूते हुए लंबे लंबे बाल कवि के अर्थात सेनापति के मन में हर्ष उत्पन्न करते हैं। उन्हें देखकर कामदेव का दुख भी दूर हो जाता है। उन्हें देखकर कोई भी काम वासना से ग्रसित हो सकता है। चिकने सघन अंधियारे ते अधिकारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। नायक उस नायिका को संबोधित कर कहता है कि हे सुंदरी, तेरे लंबे लंबे केस अतीव चिकने हैं, बहुत घने हैं तथा अंधेरे से भी अधिक काले हैं। इन चिकने बालों की लटें बहुत सुंदर लगती हैं। इस प्रकार नायिका के नक्शिक वर्णन में सेनापति ने उस नायिका की केश राशि की सुंदरता का चित्रण किया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का यहाँ प्रयोग है और कवित्व छंद है। अगला पद देखिए। सोहे संग आली
रही रती हूँ के उर्साली, जोबन गरूर चाल चलती दुरत की, कहे मुस्काती बात फूली से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की। छाए रही भरपुरी पहिरे कपूर धुरी, नागरी अमर मुरी मदन दरत की, मुख मृग लक्षण सो कटी मृगराज की सी, मृग के से दृग भाल बंदी मृदमद की। इस अवतरण में भी कवि सेनापति ने श्रृंगार वर्णन को आधार बनाया है। इसमें कवि ने किसी नायिका की शारीरिक सुषमा और उसकी रूप माधुरी का सरस शैली में चित्रण किया है। सोहे संग आली रही रती हूँ के उर्साली, जोबन गरूर चाल चलती दुरद की। कवि सेनापति कहते हैं कि वह नायिका अपनी सहेलियों के साथ अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। उसकी रूप माधुरी को देखकर रति के हृदय में भी ईर्ष्यावश पीड़ा होने लगती है। यहाँ रति कामदेव की पत्नी के लिए आया है। वह नायिका यौवन के उल्लास से मदमस्त हाथी की तरह मंद गति से चलती है। कहे मुस्काती बात फूली से जरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की। जब वह नायिका अपनी सहेलियों से मुस्कुराती हुई बातचीत करती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुख कमल से सुंदर फूल झर रहे हैं। छाए रही भरपूरी पहिरे कपूर धाती धूरी, नागरी अमर मुरी मदन दरद की। सेनापति कवि कहते हैं कि वह नायिका इस तरह प्रसन्नता बिखेरती रहती है मानो शरद काल की शुभ्र चांदनी फैल रही हो। वह सखियों के मध्य पूर्णतया छाई रहती है, अर्थात सखियों के मध्य उसके शरीर सुषमा अनुपम दिखाई देती है। मुख मृग लंछन को कटी मृगराज की सी, मृग के से दृग भाल में बंदी मृदमद की। वह अपने शरीर पर कपूर का सुगंधित पाउडर लगाए रहती है तथा वह चतुर नायिका ऐसी लगती है मानो काम पीड़ा का उपचार करने के लिए अमर कर देने वाली जड़ी बूटी है। उस नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तथा कमर सिंह की कमर के समान पतली है। उसके नेत्र मृग के नेत्रों के समान है तथा उसने अपने ललाट के ऊपर कस्तूरी की बिंदियाँ लगा रखी है। यहाँ सेनापति ने नायिका के सौंदर्य का परंपरागत शैली में चित्रण किया है। उपमान योजना और अलंकार अत्यधिक प्रशंसनीय बन पड़ा है। अनुप्रास, यमक, रूपक, उपक, उपमा, उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवि छंद की पदमैत्री, गयता, नाद सौंदर्य, यति गति प्रशंसनीय बन पड़ी है। अगला पद देखिए। मालती की माल तेरे तन को परस गई, और मालतिहीन हूँ ते अधिक बसती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण थे और न सुहाती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रिझे, काहे को सिंगार कैके विद्वती राती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी ये सुबास और बास बासी जाती है। इस पद में सेनापति द्वारा श्रृंगार का वर्णन किया गया है। नायिका के शरीर सौंदर्य का निरूपण कवि इस पद में कर रहा है। मालती की माल तेरे तन को परस गई, और मालतीहीन हूँ ते अधिक बसती है। कवि सेनापति कहते हैं कि हे सुंदरी नायिका, नायक श्री कृष्ण तो तुम्हारे स्वाभाविक सौंदर्य युक्त रूप पर ही आकर्षित है, फिर तुम क्यों अपने सहज सुंदर शरीर को आभूषणों से सजा सजा कर बेकार ही सारी रात व्यतीत करती हो। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है, अर्थात क्यों
तुम इस शरीर को आभूषणों से सजाकर पूरी रात व्यतीत करती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय रिझे, काहे को श्रृंगार के बितवती राती है। देखो, मालती नामक लता ने तुम्हारे सुंदर शरीर का स्पर्श पाकर अन्य सुगंधित लताओं से भी अधिक सुगंध को प्राप्त किया है, अर्थात तुम्हारा शरीर मालती से भी अधिक सुंदर एवं सौरभमय है। तुम्हारे शरीर का अनुपम रूप लावण्य सोने से भी बढ़कर है, और तुम सोने के आभूषणों से अधिक सुंदर नहीं लगती हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वर्णिम वर्ण से भी बढ़कर है। हे प्यारी नायिका, तुम्हारे ये सौरभ कांति में शरीर तो सांसारिक आभूषणों का भी आभूषण है। प्यारी, और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी सुबास बास बासी जाती है। हे प्यारी नायिका, तुम्हारे इस सौरभ कांति में शरीर तो सांसारिक आभूषणों का भी आभूषण है, अर्थात सुंदर आभूषणों से भी सुंदरतम है, और तुम्हारे शरीर की सुगंध से संसार के अन्य सुगंधित पदार्थों में सुगंध आती है, अर्थात अन्य पदार्थ तुम्हारे शरीर से सुगंध ग्रहण करते हैं। अतएव तुम निस्सार श्रृंगार करना छोड़ दो, कृत्रिम सौंदर्य विधान से अपने शरीर को विकृत मत बनाओ। इसमें सर्वगुण संपन्न शोभा, चमक, कांति, माधुर्य और दात आदि अलंकारों के सहज सुंदर द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ नायिका के रूप लावण्य को सुगंध में बताया गया है। अनुप्रास, यमक अलंकारों का प्रयोग है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखिए। मानो परबाल ऐसे होठ लाल लाल, भुज कंचन मरनाल तन चंपक की माल है। लोचन विशाल देखी मोहे गिरधर लाल, आज तो ही बाल तीने लोक में रसाल है। तेरी तरनोई सेनापति बनी आई चाल, चलती सुहाई मानो मंत्र मराल है। नेकी देखी पाई मोह पे बन्नी न जाई तेरी, देह की निकाय सब गे की मसाल है। इस पद में कवि सेनापति ने श्रृंगार वर्ण को आधार बनाया है। यहाँ भी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कह रहा है, मानो परबाल ऐसे होठ लाल लाल, भुज कंचन मरनाल तन चंपक की माल है। सेनापति कहते हैं कि हे नायिका, तेरे होठ मूंगे के समान लाल है, तेरी भुजाएं मानो स्वर्ण के कमल की नाल हैं, और शरीर चंपा के फूलों की माला के समान सुंदर है। लोचन विशाल देखी मोहे गिरधर लाल, आज तू ही बाल तीने लोक में रसाल है। तेरी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर प्रियतम कृष्ण मोहित हो जाते हैं। हे बाला नायिका, आज तो तू ही तीनों लोकों में सुंदर यौवन रस से परिपूर्ण है। अब तो तेरा यौवन पूरे निखार पर है। तेरी तरनोई सेनापति बनी आई चाल, चलती सुहाई मानो मंत्र मराल है। सेनापति कहते हैं कि हे नायिका, अब तो तेरा यौवन पूरे निखार पर है, तथा तू ऐसे मंत्र गति से चलती है मानो कोई हंस धीरे धीरे चल रहा हो। नेकी देखी पाई मोह पे बरनी न जाई तेरी, देह की निकाय सब गेह की मसाल है। मैंने तो तुम्हें थोड़ा ही देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा रूप सौंदर्य तो प्रकाश पुंज या जलती हुई मसाल के समान है, जिससे घर का सारा अंधकार दूर हो जाता है। इस पद में नायिका के होठ, बाहुपाश तथा शरीर की सुंदरता का वर्णन उसकी मंत्र चाल को आकर्षक बताया गया है। घर को प्रकाशित करने वाली मसाल बता करके उसके रूप सौंदर्य के आकर्षक रूप का वर्णन किया है।
कवि छंद की गति अति प्रशंसनीय है। बरन बरन तरु फूले उपवन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। गुंजन मधुप गान गुण हसियत हैयत है। आवे आस पास पुहापन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध मान सने गहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। प्रस्तुत अवतरण में भी सेनापति द्वारा रचित है। यहाँ ऋतु वर्णन प्रसंग को आधार बना करके कवि ने अपने भावों को प्रकट किया है। बसंत ऋतु को एक राजा की तरह दर्शाकर उसके ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा नाम को सार्थक करने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। सेनापति कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है। बसंत ऋतु में वनों और उपवनों में अनेक प्रकार के फूलों से फूले हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगी सेना के रूप में सुशोभित हैं। बंदी जी में बोलत बिरद वीर कोकिल है। गुंजन मधुप गान गुण गरिहरियत है। बसंत में तोते एवं कोयलें ऐसे कूकती हैं मानो वे बंदीजनों की भांति राजा की कीर्ति या वीरदावली का गायन कर रही हो, और भंवरे गुण ग्रहण करते हुए यशोगान गाते हुए गुंजार करते हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माज गने सने गहियत है। बसंत में आसपास से फूलों की आने वाली सौंधी खुशबू भरी रहती है। उसी प्रकार राजाओं के महलों में भी सर्वत्र फूलों की सुगंध भरी रहती है। शोभा को समाजो सेनापति सुख साजो आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह है, वह सुखपूर्ण तथा सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आ रहा है। इस प्रकार इस पद में प्रकृति एवं बसंत ऋतु का वर्णन नवीन कल्पना शैली के द्वारा कवि सेनापति के द्वारा किया गया है। अनुप्रास, विप्सा, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उपमा जैसे अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। कविता छंद का नांद सौंदर्य प्रशंसनीय बन पड़ा है, भाषा ब्रज है। इस प्रकार साथियों, आज हमने सेनापति के मुख्य पदों की व्याख्या की है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला है। धन्यवाद।